सभी का स्वागत है। आज हम उपभोक्ता की बचत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर्स सरप्लस। उपभोक्ता की बचत की जो अवधारणा है या इसके बारे में जो विचार है, सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री आर.जे. ड्यूपिट ने दिए थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि सर्वप्रथम विचार जो हैं उपभोक्ता की बचत के बारे में किसने दिए थे? ड्यूपिट नामक अर्थशास्त्री ने। और कब दिए थे? 1844। ठीक है, 1844 में। बाद में मार्शल ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में 1890 में उपभोक्ता की बचत को मापने के संदर्भ में विचार दिए हैं। और उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो आधुनिक अर्थशास्त्र जैसे हिक्स हैं, ठीक है, इन्होंने उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता की बचत को मापने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में हम केवल उपभोक्ता की बचत का जो माप है वो मार्शल द्वारा जो व्याख्या की गई है उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कंज्यूमर्स सरप्लस। ठीक है, उपभोक्ता की बचत। तो सबसे पहले ध्यान आ गया समझ में कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? ड्यूपिट नामक अर्थशास्त्री ने दी थी 1844 में। बाद में मार्शल ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में 1890 में उपभोक्ता की बचत की व्याख्या की है। अब देखिए मार्शल क्या कहता है कि उपभोक्ता की बचत क्या होती है कि कभी कभी समाज में ऐसी स्थिति आ जाती है जब वस्तुएं क्या होती हैं कम, तो उपभोक्ता सोचता है कि नहीं हमको उस वस्तु का प्रयोग करना ही है, तो वो उस वस्तु के प्रयोग से वंचित नहीं रहना चाहता है। तो कभी कभी उसकी कीमत वो ज़्यादा देने के लिए भी तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो संतुष्टि मिलती है वो सोचता है कि उससे उसको ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है। तो कभी कभी किसी वस्तु की कीमत उपभोक्ता बाजार में ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो वस्तु खरीदता है तो कभी कभी क्या होता है कि उस वस्तु की कीमत वो कम चुकाता है। वास्तव में जो कीमत चुकाता है वो एक तरह से क्या होती है? कम। जबकि वो जो चुकाना चाहता है, कितनी चुकाना चाहता है? जितनी उसकी उपयोगिता होती है। ठीक है, तो कभी कभी वो कीमत ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वास्तव में उस कीमत को जो चुका रहा है वो कीमत क्या होती है? एक तरह से कम होती है। तो इन दोनों का जो अंतर है, मतलब जो कीमत देने को तैयार होता है और जो कीमत चुकाता है, इन दोनों के अंदर कोई क्या कहा जाता है? उपभोक्ता की बचत। ठीक है, जैसे देखो मार्शल की क्या परिभाषा है? किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार होता है तथा जो कीमत वह वास्तव में देता है उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत होता है। अब देखिए उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी कीमत देता है? हमेशा ध्यान रखना कि वस्तु की कीमत वो कितनी चुकाएगा? सीमांत उपयोगिता से ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं होता है, और वास्तव में जो कीमत चुकाएगा, दोनों के अंतर को हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता की बचत। जैसे हम कहते हैं उपभोक्ता किसी वस्तु की इन विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करना चाहता है। ठीक है, एक ये पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई। तो पहली इकाई से जो उपयोगिता मिल सकती है उसको कितनी मिल रही है? माना कि 100 रुपये के बराबर। ठीक है, उसकी वो कितनी कीमत देने के लिए तैयार है? 100 के बराबर। ठीक है, उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर। दूसरी इकाई से जो उसको सीमांत उपयोगिता मिल सकती है वो कितनी है? 80 है। तीसरी से कितनी है? 60 है। चौथी इकाई से कितनी है? 50 है। पांचवी इकाई से कितनी है? 30 है। छठी इकाई से कितनी है? 20 है। तो ये हमने अनुमानित संख्याएं ली हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक है, मतलब इतनी कीमत देने के लिए तैयार होता है। अब बाजार में वो वास्तव में कितनी चुकाता है? 20। ठीक है, तो मार्शल क्या करता है कि ये जो उपयोगिता है, जो कीमत चुका रहा है, उसको क्या मान लेता है? स्थिर मान लेता है। ठीक है, तो वास्तव में जो कीमत चुकाता है 20 और देने के लिए कितनी तैयार था? इन इतनी अलग अलग इकाइयों पर। ठीक है, तो इस सिस्टम में इन दोनों का जो अंतर होता है उसे मार्शल क्या कहता है? उपभोक्ता की बचत।
तो जब वस्तु की वो पहली इकाई प्राप्त करता है तो उस समय उसको 80 पैसे के बराबर उपयोगिता मिलती है। ठीक है, हम इसको रुपयों में या पैसों में ले सकते हैं, यहाँ पे पैसे ले रखे हैं। ठीक है, तो 80 पैसे के बराबर। दूसरी इकाई का उपभोग करने पर उसको 60 पैसे के बराबर, तीसरी इकाई से 40 के बराबर, 30 के बराबर, फिर 10 के बराबर, फिर अंतिम इकाई जो है छठी इकाई, ठीक है, उससे कोई बचत प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितनी कीमत वो देना चाहता है वास्तव में भी उतनी ही चुकाता है। तो मार्शल क्या कहता है, इन दोनों का जो अंतर है वही क्या होती है, उपभोक्ता की बचत। ठीक है, अब हम कुल बचत कितनी हुई अगर ये ज्ञात करना चाहें तो कुल बचत कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कुल कितनी कीमत चुका रहा है। ठीक है, कितनी चुकाना चाहता है, उसकी कुल उपयोगिता कितनी है, 340, जबकि वो वास्तव में चुकाता कितनी है, 120। तो इन दोनों का जो अंतर है 340 में से 120 को हम माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 220। तो उपभोक्ता की जो बचत है वो कितनी है, 220 है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका हमारा फॉर्मूला बन जाता है उपभोक्ता की बचत बराबर वस्तु की कुल उपयोगिता कितनी है उसमें से माइनस कर दो वो कुल व्यय कितना करता है। तो कुल व्यय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वस्तु की कीमत को खरीदी गई इकाइयों से गुणा कर देंगे। तो इससे हमारे पास में आ जाएगा कुल व्यय, और इस कुल व्यय को हम इस कुल उपयोगिता में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा उपभोक्ता की बचत। तो इस तरीके से हम उपभोक्ता की बचत ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें संपूर्ण बाजार में उपभोक्ता की बचत ज्ञात करनी है तो संपूर्ण बाजार मांग मूल्यों का योग कितना है उसमें से हम वास्तविक कीमत जो चुकाई जाती है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उपभोक्ता की बचत। तो आगे समझ लो उपभोक्ता की बचत क्या होती है, कब किसी वस्तु का प्रयोग करने के लिए उपभोक्ता जितनी कीमत देना चाहता है और वास्तव में जितनी कीमत देता है, दोनों के अंतर को मार्शल क्या कहता है, उपभोक्ता की बचत। अब हम ये जो उपभोक्ता की बचत है इसे एक सारणी के द्वारा समझ सकते हैं। अगर वस्तुएं कौन सी हैं, विभाज्य, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर सकते हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। ठीक है, जैसे अभी हमने सारणी देखी थी तो वो जो सारणी थी उसमें वस्तुएं कौन सी थी, विभाज्य वस्तुएं कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को जो बचत प्राप्त हो रही है, ठीक है, उनको हम एक रेखा चित्र में जैसे हमने बार डायग्राम बना दी है, तो इधर हमने वस्तु की इकाई ले ली है 1 2 3 4 5 6, और इधर हमने क्या ले ली है, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कितनी है। ठीक है, या कितनी कीमत देने के लिए वो तैयार था। तो पहली वस्तु से माना कि वो 100 के बराबर कीमत देने के लिए तैयार था, दूसरी वस्तु प्राप्त करने के लिए वो 80 के बराबर, तीसरी के लिए 60 के बराबर, चौथी के लिए 40 के बराबर, पांचवी के लिए 20 के बराबर। इस तरीके से हमने क्या किया, अलग अलग हमने नंबर लेके ये बना दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वास्तव में कीमत कितनी चुकाता है, वो 20। तो 20 से ज़्यादा जितना भी है ऊपर, ये सब क्या है, उपभोक्ता की बचत कहलाएगी। ठीक है, और वस्तु अगर कैसी हैं, अविभाज्य वस्तुएं हैं, तो उस वस्तु की जितनी भी वो प्रयोग कर रहा है, ठीक है, उनसे जो उपयोगिता प्राप्त होगी तो उसको हमको इस तरीके से सीमांत उपयोगिता घटती हुई है और वास्तव में बाजार मूल्य इतना चुकाता है, तो ये सब क्या है, उपभोक्ता की बचत है। तो इस तरीके से मार्शल विभाज्य वस्तुएं और अविभाज्य वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता की बचत को मापता है। अब देखिए मार्शल का जो विश्लेषण है उपभोक्ता की बचत का, उसमें क्या क्या मान्यताएं मानी गई। तो मार्शल क्या मानता है कि उपयोगिता जो होती है, किसी वस्तु का प्रयोग करने से मिलने वाली उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। उपयोगिता क्या होती है, मापनी। दूसरी मान्यता है कि वस्तुएं जो होती है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, मतलब एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता से प्रभावित नहीं होती हैं। तीसरी मान्यता है, मार्शल मानता है कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। ठीक है, जैसे हमने सारणी में देखा था, तो वास्तव में जो कीमत चुका था वो क्या थी, स्थिर थी सब जगह। तो मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है उसे मार्शल क्या मानता है, स्थिर मानता है। और मार्शल क्या कहता है कि जो वस्तुएं होती हैं उसकी स्थानापन्न वस्तु बाजार में नहीं पाई जाती हैं, स्थानापन्न वस्तु का
अभाव होता है। अगर उपलब्ध होती भी हैं तो वो उन सबको एक ही वस्तु मान लेता है, सभी को एक ही श्रेणी में सम्मिलित कर लेता है। ठीक है, इसलिए स्थानापन्न वस्तु का अभाव होता है। तो ये मान्यता लेता है मार्शल और उसके बाद में बताता है कि उपभोक्ता बचत को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, उपभोक्ता बचत को मापने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या मार्शल का जो विश्लेषण है, ठीक है, उसकी अर्थशास्त्री क्या आलोचना करते हैं। तो सबसे पहले आलोचना करने वाले अर्थशास्त्री कहते हैं कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। मार्शल मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानता है, जबकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। मार्शल क्या कहता है कि उपभोक्ता को मांग तालिका की जानकारी होती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मार्शल कहता है कि वस्तु जो होती है उसकी स्थानापन्न नहीं पाई जाती, जबकि वास्तव में स्थानापन्न वस्तु पाई जाती हैं। जीवन रक्षक वस्तुएं जो होती है उनके संदर्भ में बचत का माप करना एक तरह से कठिन होता है। व्यय से कष्ट का माप करना कठिन है। वस्तुएं स्वतंत्र नहीं होती है। उपभोक्ता वास्तविक कीमत से अधिक कीमत नहीं देना चाहता है। तो ये सारे इसके